आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 1 पहले चैप्टर सामाजिक विज्ञान इतिहास, यहाँ पर इतिहास लिख लीजिए। सामाजिक विज्ञान इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का 6वां पार्ट लेकर आया हूँ। यह इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है और इसी पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के हमने अभी तक 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 5 पार्टों पर हमने अभी तक चर्चा किया है और संभवतः जितने भी प्रमुख तथ्य थे या जितने भी ऐसे प्रश्न थे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, हमने लगभग उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया है अभी तक 5 पार्टों में। और इस 6ठे पार्ट में चूंकि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी छूट रहे हैं, तो इसलिए हमें यह पार्ट बनाना पड़ा और इस 6ठे पार्ट में हम उन प्रमुख तथ्यों पर भी चर्चा करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो यूरोप के राष्ट्रवाद में हमने पढ़ा, अभी तक जितना भी पढ़ा सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। हमने जाना कि किस तरह से यूरोप में कैसी घटनाएं हुई, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ कैसे, उसके बाद यूरोप में किस तरह से प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हुआ। हमने अभी तक इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किया है। इसके पिछले पार्ट में पार्ट 5 में हमने जर्मनी के एकीकरण के विषय में चर्चा किया था। हमने जाना था कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। चूंकि पूरा यूरोप बिखरा हुआ था, कई राज्यों में बटा हुआ था, कई साम्राज्यों में बटा हुआ था, और जब यूरोप के फ्रांस में जब राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि अधिकांश यूरोप के जो देश थे उनमें भी कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी देश प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की ओर रुख कर गए कि हमें प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में रहना है, हमें राजाओं के अधीन नहीं चलना है। तो हमने 5वें पार्ट में जर्मनी के एकीकरण के विषय में चर्चा किया था। हमने जाना था कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था, और जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था, और बाद में किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और किसके नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की स्थापना की गई। हमने इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर पिछले पार्टों में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। जिस तरह से यूरोप के अधिकांश देश अलग अलग साम्राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, उसी तरह से इटली भी कई साम्राज्यों में बटा हुआ था और कई राज्यों में बटा हुआ था। इटली का जो साम्राज्य था वह बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो अगर आप पॉइंट के रूप में लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि इटली अनेक राज्यों इटली
अनेक राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है कि इटली अनेक राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इतना क्लियर है कि इटली यूरोप के अन्य देशों के तुलना अगर देखा जाए तो उनसे अलग नहीं था। इटली भी साम्राज्यों से ग्रसित था। यूरोप के अन्य देशों की भांति यह भी साम्राज्यों में बिखरा हुआ था, उससे अछूता नहीं था। उसके बाद 19वीं सदी में अगर देखा जाए कि 19वीं सदी के मध्य में, लिख लीजिए 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। तथा ध्यान दीजिए कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन इनमें से किसी भी इटली राजवंश का शासन नहीं था। इनमें से किसी भी राज्य में इटली राजवंश का शासन नहीं था, केवल एक में था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांट में एक इटालवी राजघराने का शासन था। कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांट में एक इटालवी राजघराने का शासन था। बाकी राज्यों में हैब्सबर्ग, बाकी में भी लिख लीजिए कि उत्तरी भाग हैब्सबर्गों के अधीन था। हैब्सबर्गों के अधीन था।
तथा मध्य क्षेत्र में पोप का शासन था। पोप का शासन था। और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बोर्बो राजवंश के अधीन था। ठीक है, यह इटली का, जब इटली गणराज्य की स्थापना नहीं हुई थी तो उसके पूर्व इटली की यह भौगोलिक स्थिति थी, या भौगोलिक कहना उचित नहीं होगा, प्रशासनिक स्थिति थी कि इटली अनेक राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इतना क्लियर है। उसके बाद 19वीं सदी के मध्य में अगर हम देखें तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांट में एक इटालवी राजघराने का शासन था। बाकी सब पर किसका शासन था? उत्तरी भाग हैब्सबर्गों के अधीन था तथा मध्य क्षेत्र में पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बोर्बो राजवंश के अधीन था। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, चूंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 19वीं सदी के मध्य तक इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था या कितने राज्यों में विभाजित था? तो उत्तर होगा 7 राज्यों में। 19वीं सदी के मध्य तक इटली कितने राज्यों में विभाजित था? 7 राज्यों में विभाजित था। इटली का वह कौन सा राज्य है जहां पर इटालवी राजघराने का शासन था? इटली का वह कौन सा राज्य है जहां पर इटालवी राजघराने का शासन था? तो वह राज्य था सार्डिनिया पिडमांट। वह राज्य था सार्डिनिया पिडमांट। यह सब प्रश्न बहुविकल्पी या अति लघुत्तरी में पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर अलग प्रश्न बनाकर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि 19वीं सदी के मध्य तक इटली 7 राज्यों में विभाजित था। हाँ, ऐसा कौन सा राज्य था? इटली का ऐसा कौन सा राज्य था जिस पर इटालवी राजघराने का शासन था? तो वह राज्य था सार्डिनिया पिडमांट। ठीक है। अब प्रश्न अगर यहाँ से अगला पूछेगा कि इटली का उत्तरी भाग किस राजवंश के अधीन था? इटली का उत्तरी भाग किस राजवंश के अधीन था? तो इटली का उत्तरी भाग हैब्सबर्गों के अधीन था। किसके अधीन था? हैब्सबर्गों के अधीन था। अब यहाँ से अगला जो प्रश्न पूछेगा कि इटली के मध्य क्षेत्र में किसका शासन था? इटली के मध्य क्षेत्र में किसका शासन था? तो इटली के मध्य क्षेत्र में पोप का शासन था। ठीक है, यह सब बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और इटली का दक्षिणी क्षेत्र किस राजवंश के अधीन था? या इटली के दक्षिणी क्षेत्र पर किसका शासन था? तो इटली के दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन के बोर्बो राजवंश का शासन था। इतना पॉइंट क्लियर है। यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा आपसे तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे अगर आप इसे तैयार कर लेंगे। ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा, समझ में नहीं आया होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से बता देंगे। ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 19वीं सदी के मध्य तक इटली 7 राज्यों में विभाजित था। ठीक है।
इटली का वह कौन सा राज्य है जहां पर इटालवी राजघराने का शासन था? तो वह राज्य था सार्डिनिया पिडमांट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद इटली का उत्तरी भाग किसके अधीन था? तो इटली का उत्तरी भाग हैब्सबर्गों के अधीन था। ठीक है, और तथा इटली के मध्य क्षेत्र में किसका शासन था? तो मध्य क्षेत्र में पोप का शासन था। और इटली के दक्षिणी क्षेत्र पर किसका शासन था? तो स्पेन के बोर्बो राजवंश। अब यहां से कितने प्रश्न बनेंगे? 1 2 3 4 5। 5 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न या अति लघुत्तरी प्रश्न इसी पॉइंट में है, इसी पॉइंट में है। तो इसलिए इसे आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि इटली में चूंकि 1831 से लेकर 1848 ईस्वी के बीच आंदोलन हुआ था, इटली के एकीकरण के लिए आंदोलन हुआ था, लेकिन वह आंदोलन असफल था। तो उसके बाद इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था या किसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया था? अब हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। इटली के एकीकरण के लिए 1831 से 1848 के बीच एक क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह से असफल था। और इटली राज्यों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी थी वह सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गया। यहाँ से एक प्रश्न लिख लीजिए। चूंकि अभी हमने बताया कि सार्डिनिया पिडमांट एक ऐसा राज्य था जिस पर इटालवी राजघराने का शासन था, तो शासक कौन था? इटली के एकीकरण के समय लिख लीजिए पॉइंट में। प्रश्न है कि इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया पिडमांट का शासक कौन था? तो लिखिए, इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया पिडमांट का शासक इमैनुअल द्वितीय था। ये पॉइंट है, प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसे नोट कर लीजिएगा कि इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया पिडमांट का शासक कौन था?
तो इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया पिडमांट का शासक इमैनुअल द्वितीय था। कौन था? इमैनुअल द्वितीय था। ठीक है, इतना क्लियर है। हमने अभी बताया कि 1831 से 1848 के बीच इटली के एकीकरण के लिए क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था, लेकिन वह विद्रोह असफल था। तो उस असफलता की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई थी? सार्डिनिया पिडमांट के शासक इमैनुअल द्वितीय के ऊपर आ गई थी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद इटली के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो लिखिए प्रश्न कि इटली के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इटली के एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रमुख मंत्री काउर ने किया था। प्रमुख मंत्री काउर ने किया था। और काउर न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, फिर भी इटली के एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व इसी ने किया था। ये पॉइंट क्लियर है। ये दोनों प्रश्न, यहाँ से दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं कि इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया पिडमांट का शासक कौन था? तो इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया पिडमांट का शासक इमैनुअल द्वितीय था। उसके बाद इटली के एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इटली के एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख मंत्री काउर ने किया था। और काउर न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। ठीक है, काउर भी अमीरों की भांति फ्रेंच भाषा, इटालवी भाषा की अपेक्षा फ्रेंच भाषा अच्छा बोलता था। हाँ, अब इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न बनता है और फिर इटली के एकीकरण से संबंधित जो भी तथ्य हैं वह समाप्त हो जाएंगे। तो प्रश्न आपका क्या है कि इटली के एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व काउर ने किया। अब इसके बाद प्रश्न आपका आया है यहाँ पर कि 1861 ईस्वी में इटली का शासक या सम्राट किसे घोषित किया गया? तो 1861 ईस्वी में इटली का सम्राट इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। ठीक है, यहां से दो तरीके का प्रश्न पूछ सकता है, आपसे घुमा कर भी पूछ सकता है। प्रश्न पूछ सकता है कि 1861 ईस्वी में इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो 1861 ईस्वी में इटली का सम्राट इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। अब प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इमैनुअल द्वितीय को इटली का सम्राट कब घोषित किया गया? तो इमैनुअल द्वितीय को इटली का सम्राट 1861 में घोषित किया गया। तो इतना पॉइंट क्लियर है, इसे आप लोग
नोट कर लीजिए। यहाँ से कोई भी डाउट, अगर कोई भी डाउट होगा तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसका उत्तर वहीं पर दे देंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे हम ब्रिटेन के कुछ अजीब दास्तान के विषय में चर्चा करेंगे। चूँकि देखिए ब्रिटेन में क्या था, ऐसा माना जाता था, विद्वानों ने यह तर्क दिया था या विद्वानों का यह कथन था कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। विद्वानों का कथन था या विद्वानों के अनुसार अगर माने तो जो राष्ट्र या राष्ट्र राज्य दोनों का आदर्श मॉडल ब्रिटेन था। हाँ, आदर्श मॉडल ब्रिटेन था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण कोई अचानक नहीं हुई थी, अचानक नहीं हुई थी, बल्कि लंबी चलने वाली प्रक्रिया के तहत हुआ था। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं, मतलब 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटेन का अस्तित्व था ही नहीं। ब्रिटेन द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृय जातीय थी। अब नृय जाति क्या है, चलिए हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। विद्वानों का यह तर्क था या विद्वानों के अनुसार अगर माना जाए, हाँ, या विद्वानों का कथन था कि जो राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल है, आदर्श मॉडल, वह ब्रिटेन ही था, वह ब्रिटेन ही था, वह ब्रिटेन ही था, ठीक है। लेकिन 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन का कोई अस्तित्व नहीं था, ब्रिटेन का कोई अस्तित्व नहीं था। तो चलिए हम इसी पर अब कुछ जो प्रश्न है आपका वहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से लिख लीजिए प्रश्न कि ब्रिटेन द्वीप समूह में रहने वाले लोगों की पहचान क्या थी, नृय जातीय थी, ठीक है। तो ब्रिटेन के द्वीप समूह में कौन कौन से लोग रहते थे, हाँ, तो लिख लीजिए कि ब्रिटेन के द्वीप समूह में या किन लोगों से मिलकर ब्रिटेन का निर्माण हुआ है, यह भी प्रश्न हो सकता है। तो ब्रिटेन के द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटलैंड, तथा आयरिश समूह के लोग रहते थे। ठीक है कि ब्रिटेन के द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा आयरिश समूह के लोग रहते थे। और यही अंग्रेज, चूंकि अंग्रेज इंग्लैंड हुए, अंग्रेज इंग्लैंड हुए, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरिश जिसे आयरलैंड बोला जाता है,
ने मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया है। ने मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया है और एक संधि के तहत हुआ था यह। इतना आप लोग नोट करिए। इनकी पहचान नृ जाति थी। तो नृ जाति क्या है? नृ जाति एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। कि एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। ठीक है, तो चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किया था या ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया था? तो लिखिए, आपका यह प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? तो लिखिए, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया था। ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया था। ठीक है, तो ब्रिटेन की अजीबो-गरीब जो दास्तान थी उनमें से था कि विद्वानों ने यह तर्क दिया कि आदर्श राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक नहीं हुआ था या अचानक किसी क्रांति से नहीं हुआ था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी और एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। चूँकि 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन का कोई अस्तित्व नहीं था। 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन का कोई अस्तित्व नहीं था। और ब्रिटेन के द्वीप समूह में कौन कौन से समूह के लोग रहते थे? तो ब्रिटेन के द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा आयरिश समूह के लोग रहते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब किया गया था? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1707 ईस्वी में। और किन देशों ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया है? तो उत्तर होगा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड।
यहाँ से 3 प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब किया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 ईस्वी में किया गया था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि किन देशों ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया था। तो उत्तर होगा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, और आखिरी जो प्रश्न इससे बनेगा, तीसरा प्रश्न, कि किस एक्ट के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो उसका उत्तर होगा एक्ट ऑफ यूनियन। ये 3 प्रश्न हैं और ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तीनों पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा है आपका, तो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे तैयार करके रखिए। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे और फिर इस क्लास को समाप्त कर देंगे। हालांकि यह क्लास लगभग 1 घंटे का रहेगा। चलिए, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, एक पॉइंट लिखा जा सकता है। हाँ, हमने अभी चर्चा किया कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया, लेकिन ब्रिटेन के द्वीप समूह में अंग्रेज भी थे, वेल्स भी थे, स्कॉटलैंड भी थे तथा आयरिश भी थे। ये तीनों तो ग्रेट ब्रिटेन में आसानी से शामिल हो गए। हाँ, अंग्रेज, वेल्स और स्कॉटलैंड, लेकिन आयरिश को ग्रेट ब्रिटेन में शामिल करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। अब यहां से जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वह प्रश्न है कि आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में कब शामिल किया गया था। आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में कब शामिल किया गया था। तो प्रश्न आपसे अब पूछा जा सकता है, तो लिखिए कि 1801 ईस्वी में। बलपूर्वक आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपके यह 5 प्रश्न हैं और ये पांचों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पांचों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ब्रिटेन के द्वीप समूह में, यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है, पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के द्वीप समूह में कौन कौन से वर्ग के लोग रहते थे या किस समूह के लोग रहते थे। तो अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरिश समूह के लोग रहते थे। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो यही कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था। तो 1707 में हुआ था। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किन देशों ने मिलकर किया था। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर किया था। किस एक्ट के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन के तहत हुआ था। ठीक है, ये 3 प्रश्न हो। और 5वां प्रश्न है कि आयरलैंड को कब ग्रेट ब्रिटेन में शामिल किया गया या फिर आयरलैंड को कब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल किया गया। तो उसका उत्तर होगा 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में बलपूर्वक आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में शामिल किया गया था। इतने पॉइंट हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक।
चलिए ठीक है। चल अब जो ब्रिटेन का झंडा है उसे हम क्या कहते हैं? तो चूंकि ब्रिटेन एक यूनियन है, ब्रिटेन तो कोई देश है नहीं, क्योंकि 18वीं सदी तक ब्रिटेन का कोई अस्तित्व नहीं था, तो ब्रिटेन एक यूनियन है। तो इस ब्रिटेन का झंडा क्या होगा? यूनियन जैक। ब्रिटेन का झंडा क्या है? ब्रिटेन के झंडा को हम यूनियन जैक कहते हैं। यूनियन जैक। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ब्रिटेन के झंडा को क्या कहा जाता है? जैसे भारत के झंडा को क्या कहा जाता है? तिरंगा कहा जाता है। 3 रंगों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन के झंडा को हम किस नाम से जानते हैं? तो ब्रिटेन के झंडे को हम यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। ठीक है। ब्रिटेन के झंडे को लिख लीजिए, पॉइंट है पूरा, कि ब्रिटेन के झंडे को यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद, अब जब झंडा है तो राष्ट्रगान भी होगा। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय गीत क्या था? तो लिखिए, ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग। गॉड सेव आवर गॉड सेव आवर नोबल किंग। ठीक है, कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान क्या है? गॉड सेव आवर नोबल किंग। नाम थोड़ा सा अजीब है, इसे याद रखिएगा कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग है। ठीक है, इतना पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम अब आप अपने चैप्टर के अंतिम चरण में हैं। यहाँ से अब 2 प्रश्न और हैं, बस उसी पर चर्चा करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। क्योंकि आपके चैप्टर में मारियान और जर्मेनिया का चर्चा है, जिक्र है। तो मारियान क्या था, जर्मेनिया क्या था, हम इसके विषय में चर्चा करके फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम
मारियान और जर्मेनिया के विषय में चर्चा करेंगे। अब देखिए, फ्रांस में राष्ट्र को मारियान नाम दिया गया, जो कि एक लोकप्रिय ईसाई नाम था। और मारियान के चरित्र चित्रण में उदारवाद और प्रजातंत्र के रूपकों की मदद ली गई, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी आदि। मारियान की मूर्तियों को चौराहों पर लगाया गया। उसकी तस्वीरों को सिक्कों और टिकटों पर छापा गया। इतना है, ठीक है। तो लिख देते हैं, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, मारियान। मारियान 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 कौन थी या कौन था? तो मारियान फ्रांस में राष्ट्र को मारियान कहा गया। मारियान कहा गया। यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियान के चरित्र चित्रण में मारियान के चरित्र चित्रण में उदारवाद और प्रजातंत्र के प्रतीकों की मदद ली गई। और उदारवाद और प्रजातंत्र के प्रतीक क्या थे? ली गई, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी आदि। ठीक है। हम उसके बाद मारियान की तस्वीरों को या मारियान की मूर्तियों को चौराहों पर लगाया गया और सिक्कों और टिकटों पर मारियान की तस्वीरों को छापा गया। ठीक है, इतना आगे का पॉइंट है, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए या लिख देते हैं। लिख लीजिए कि मारियान की मूर्तियों को चौराहों पर लगाया गया। चौराहों पर लगाया गया तथा
तथा मारियान की तस्वीरों को सिक्कों और टिकटों पर छापा गया। ठीक है, इतना क्लियर है कि मारियान कौन थी। तो मारियान फ्रांस में राष्ट्र को मारियान कहा गया। यह फ्रांस की रूपक थी। ठीक है, यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियान के चरित्र चित्रण में उदारवाद और प्रजातंत्र के प्रतीकों की मदद ली गई, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी हाथ। मारियान की मूर्तियों को चौराहों पर लगाया गया तथा मारियान की तस्वीरों को सिक्कों और टिकटों पर छापा गया। इतना पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जर्मेनिया की विषय में चर्चा करेंगे और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलिए, अब जर्मेनिया के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे मारियान फ्रांस राष्ट्र की रूपक थी, उसी तरह से जर्मेनिया ये लिख लीजिए, यह जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। यह जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। ठीक है, जर्मेनिया या जर्मन राष्ट्र की रूपक थी और इसके सिर पर जैतून के पत्ते का ताज हुआ करता है। जर्मेनिया या जर्मन राष्ट्र की रूपक है, हुआ करता था। चलिए, जर्मेनिया या जर्मन शब्द या जर्मन राष्ट्र की रूपक थी और इसके सिर पर जैतून के पत्ते का ताज हुआ करता था। ठीक है। हाँ, अभी अगला पॉइंट कि जर्मनी में जैतून को बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। यहां से दो प्रश्न। पहला, जर्मेनिया कौन थे? तो जर्मेनिया यह जर्मन राष्ट्र की रूपक थी और इसके सिर पर जैतून के पत्ते का ताज हुआ करता था। जर्मनी में जैतून को बहादुरी का प्रतीक
माना जाता है। अब ये हो गया लास्ट प्रश्न कि जर्मेनिया की तलवार पर क्या खुदा है? तो लिखिए कि जर्मेनिया की तलवार पर जर्मेनिया की तलवार पर क्या खुदा है? तो जर्मेनिया की तलवार पर लिखिए जर्मन तलवार जर्मन राइन जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। करती है खुदा है, खुदा हुआ है। इसे आप कोष्टक में कर सकते हैं। ठीक है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है, यह जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है। ठीक है, इतना पॉइंट। अब इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटा नहीं होगा। हमने सभी प्रश्नों पर बारी बारी से सभी प्रश्नों पर काफ़ी गहराई से चर्चा किया है। कोई भी प्रश्न हमने छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम वहीं पर उसका उत्तर दे देंगे। और जब हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान को या कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान को कंप्लीट कर लेंगे तब हम इसका रिवीजन भी कराएंगे, या यूं कहें तो क्रैश क्लास चलाएंगे, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और फिर अब हम अगले चैप्टर में अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।